मित्रों, आपने देखा अभी तक मुस्लिम लॉ में क्या क्या सीखा है। मुस्लिम लॉ में आपने सीखा अभी कि एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है और क्यों दी जाती है। एक्नॉलेजमेंट ये टर्म है लीगल कंसेप्ट का, जो ये कहता है कि कोई चाइल्ड है, उसकी लेजिटिमेसी को डिफाइन करता है कि वो चाइल्ड की वैधता क्या है, वो चाइल्ड किसका है और उसका रिलेशन क्या है। एक्नॉलेजमेंट उस चाइल्ड का कौन लेगा, इस का पर्पज क्या है। वो ये है कि चाइल्ड और बच्चों को जो है उनकी सिक्योरिटी अलाउड करता है, जिससे वो बच्चे या फिर वो चाइल्ड आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना फेस करे। कोई ना कोई उसका लीगल गार्जियन हो, एक्नॉलेजमेंट ले ले कोई, और वो जो है अपना उसको एज ए फादर ट्रीट करे और सारी सुविधाएं दे, पढ़ने लिखने बड़ा होने की, और जो भी है बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करे। तो ये हमने सीख लिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं, इसके बाद का टॉपिक है एक्नॉलेजमेंट के बारे में। अभी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, इसके बाद का एक टॉपिक दो रह गया है। वो ये है कि साथियों, इसमें जो है आप एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो लास्ट टॉपिक था, बहुत अच्छे से नहीं हुआ। पर्पज क्या है मैंने बता दिया, कंडीशंस क्या है वैलिड एक्नॉलेजमेंट की। कोई भी बच्चा अपना स्वीकार करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि पहली बात तो कैपेसिटी एक्नॉलेजर की होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, इंसान नहीं होना चाहिए यानी पागल नहीं होना चाहिए, मस्ट बी लीगल कैपेसिटी में होना चाहिए। और इसके बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटर्निटी, यानी फादर बनने या फिर मदर बनने की, पैटर्निटी यानी पितृता की जो शर्तें हैं उसे पूरा करने के लिए वो हो सके तो बायोलॉजिकल चाइल्ड हो उसका, ज्यादातर केस में बायोलॉजिकल चाइल्ड हो और लेजिटिमेट हेयर बन सके वो, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ये सारी चीजें होनी चाहिए। और चाइल्ड जो है कहीं प्रोहिबिटेड डिग्री से पार ना हुआ हो। प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब कहीं पे जहां से रिश्ता संभव नहीं है वहां से रिश्ता बना के जन्म न दिया गया हो। ठीक है। पब्लिक डिक्लेरेशन में होना चाहिए, जिससे लोग भी जाने, बाद में कोई इन्फोर्सिबिलिटी आए तो उसको लोग इन्फोर्स करा सके। अगला है एक्सेप्टेंस बाय चाइल्ड, बच्चे को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। चाइल्ड की लीगल एज मस्ट बी एक्सेप्ट एक्नॉलेजमेंट इफ माइनर एक्सेप्ट इज इम्प्लाइड। ठीक है। और इसके बाद इफेक्ट क्या होगा, इनहेरिटेंस राइट मिल जाएगा बच्चे को, लीगल लेजिटिमेसी मिल जाएगी बच्चे को। बच्चे को क्या है, इनहेरिटेंस राइट मिल जाएगा, यानी बच्चा जो है उस फादर की जिसने एक्नॉलेज लिया है, उस फादर की प्रॉपर्टी में जो है वो कर लेगा, क्या कहते हैं, उसका अधिकार हो जाएगा उसके प्रॉपर्टी में, उत्तराधिकार की तरह। जैसे कि वो जो है मतलब कि डेथ होती है तो उस प्रॉपर्टी को उसको मिल जाएगी, या फिर कोई और भी केस बनता तो उस समय वो उत्तराधिकारी रहेगा, एक तरह का वारिस का लोड रहेगा उस पे। दूसरा लीगल लेजिटिमेसी मतलब इसका है कि चाइल्ड जो बच्चा है वो वैलिड हो जाएगा, जिससे समाज में एक तरह का उसका स्टेटस मिलेगा, जो बोल सकते हैं कि हम उसको इज्जत मान सम्मान मिलेगा। तीसरा मेंटेनेंस, बच्चे की देखभाल, पैसे जो भी खर्च होंगे, बड़ा होने तक जो भी खर्च होंगे वो सब सारा कोई ना कोई वहन करने वाला मिल जाएगा, जो एक फादर के फॉर्म में होगा। ठीक है। लिमिटेशन क्या है, नो एक्नॉलेजमेंट फॉर इलेजिटिमेट रिलेशनशिप। कहीं बच्चा ऐसी जगह पर है जहां पर प्रोहिबिटेड डिग्री से पैदा हुआ है, तो वहां पर नो एक्नॉलेजमेंट, कोई ऐसे बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा। वो कौन करेगा, वक्फ बोर्ड उसको देख रेख करेगा। इररिवोकेबिलिटी है, एक बार अगर एक्नॉलेजमेंट किसी ने ले लिया कोई किसी बच्चे का, तो वो जो है उन्हीं का बच्चा स्वीकार किया जाएगा, फिर से वो इररिवोकेबल नहीं है कि मतलब आप फिर से छोड़ दें उसको। ठीक है। आगे देखते हैं मुस्लिम लॉ में गार्जियनशिप इन मुस्लिम लॉ। गार्जियनशिप क्या होता है मुस्लिम लॉ में। तो मुस्लिम लॉ में गार्जियनशिप का मतलब होता है, ये इसको मुस्लिम लॉ की लैंग्वेज में बात करें, यानी मुस्लिम लॉ की लैंग्वेज का मतलब रेफर्स करते हैं हम अरबी भाषा से, जो विलाया है, जिसको हम गार्जियनशिप बोलते हैं, उसी को मुस्लिम लॉ की लैंग्वेज यानी अरबी भाषा में विलाया बोलते हैं। रेफर्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, कस्टडी एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफ द माइनर चाइल्ड। कोई भी बच्चा है, उसकी जो गार्जियनशिप का मतलब यही है कि उसकी प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, उसका जो मेंटेनेंस है, उसको बड़ा होने तक देख रेख है, ये सारी चीजें और किसके कस्टडी में, ये जिम्मेदारी सब कुछ लेना एक तरह का गार्जियनशिप। जैसे पैटर्निटी या उसी तरह का है, गार्जियनशिप थोड़ा सा अलग है। इसमें रिलेशन हो सकता है गार्जियनशिप के केस में
फादर का रिलेशन ना हो बच्चे के साथ। गार्जियनशिप इज ए क्रूशियल बिकॉज इट प्रोवाइड फॉर अ वेलफेयर ऑफ चाइल्ड व्हेन बोथ पेरेंट आर अनअवेलेबल। जब पिता माता दोनों नहीं अवेलेबल होगी तो कोई ना कोई उसका गार्जियनशिप लेगा, मौसी हो, चाचा हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी गार्जियनशिप लेगा और फिर उसकी प्रॉपर्टी की देख रेख करेगा और उसकी बच्चे की देख रेख करेगा। तो मुस्लिम लॉ आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्जियनशिप पर्पज ऑफ चाइल्ड अपब्रिंगिंग। चाइल्ड को बड़ा होने के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, चाइल्ड की भलाई के लिए, चाइल्ड को जो है चाइल्ड की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मुस्लिम लॉ में जो क्या करता है, वो बहुत सारा जो है सिस्टम रखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ द गार्जियनशिप रखा हुआ है, हम मतलब घोषित किया हुआ है, जो आगे क्या करेगा, बच्चे को बड़ा होने के लिए हेल्प करेगा। तो गाइज आगे हम देखते हैं, हम गार्जियनशिप में टाइप्स ऑफ गार्जियनशिप क्या है। पहला है गार्जियनशिप ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन है, उसको गार्जियनशिप दे दिया गया है, जिसको हम हिजानत बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ गार्जियनशिप कंसर्न द कस्टडी एंड केयर ऑफ चाइल्ड पर्सन which include right to care, raise, educate the child। इसमें क्या है, इसमें बच्चे को बड़ा करना, बच्चे की देख रेख करना, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें कोई एक गार्जियनशिप एक बंदा ले लेता है कि मैं ये सारी चीजें देख रेख करूंगा। इसमें प्रॉपर्टी का कोई वो नहीं होता, लेकिन ये सारी चीजों का होता है बच्चे के साथ। दूसरा है गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा केस है विला अल मल। तो ये है दिस फॉर्म ऑफ द गार्जियनशिप इज रिलेटेड द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड प्रॉपर्टी बाय फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब बच्चे की कोई प्रॉपर्टी है, माता पिता चले गए, तो उसमें जो है बच्चे के खेत जमीन जायदाद कोई भी चीज हो, घर हो, उसको मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि बच्चा अभी बड़ा होने में लगभग 10 से 12 15 साल लगते हैं जब तक वो संज्ञान में होगा। तो उस ड्यूरेशन में कौन गार्जियनशिप लेगा, तो वो गार्जियनशिप के लिए एक जो है मैसेज है कि गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी दिया जाता है। अगला है गार्जियनशिप इन मैरिज। अगर शादी के संबंध में एक गार्जियनशिप दिया जाता है, मुस्लिम लॉ इंक्लूड गार्जियनशिप इन द नेक्स्ट कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज वेयर गार्जियन कंसेंट में बी नेसेसरी फॉर द माइनर एंटरिंग इनटू द मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है कि गार्जियन किसी दूसरे से शादी कर ले रहा है, शादी के केस में क्या होगा कि बच्चे का जो भी मतलब प्रॉपर्टी है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होने के चांस रहेंगे। इसलिए गार्जियन को कंसेंट लेना पड़ेगा उस बच्चे से, माइनर से भी कंसेंट लेना पड़ेगा कि आप जो है शादी संबंध में जा रहे हैं। तो ये जो देख रेख कर रहा है वो फिर माता पिता के फॉर्म में रहने लगेंगे और फिर देख रेख करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कि प्रिंसिपल्स ऑफ गार्जियनशिप। कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं गार्डियनशिप के। जैसे कि राइट ऑफ मदर कस्टडी, जो मदर है उसकी कस्टडी के लिए क्या राइट है। मुस्लिम लॉ जनरली ग्रांट द मदर कस्टडी फॉर अ माइनर चाइल्ड स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड, बिलीव दैट मदर इज द बेस्ट सूटेड प्रोवाइड द केयर ऑफ इमोशनल एंड सपोर्ट। मुस्लिम लॉ में क्या है कि बच्चे की जो मदर है उसको गार्जियनशिप के फॉर्म में पहला प्रेफरेंस दिया जाता है यदि वो बच्चा जो है 7 साल से कम है, यदि बॉय है, और लड़की है तो 12 साल से कम है, तो उसको जो है गार्जियनशिप उसकी मदर को दी जाती है, ना कि उसके फादर को। मान लिया कि फादर और मदर दोनों अलग हो रहे हैं, उस केस में क्या है गार्जियनशिप उसकी मदर को दी जाएगी। कारण मदर अच्छे से देख रेख कर सकती है उस बच्चे का, क्योंकि उस टाइम में बच्चे के साथ बहुत सारा कुछ चेंजेस हुआ हो रहा होता है, जैसे कि बड़ा हो रहा है और डिफरेंट टाइप की बहुत सारी जरूरतें होती हैं जो एक फादर एज ए फादर नहीं पूरा कर सकता, तो वो उसको जो है मदर ही पूरा कर सकती है। उसके बाद मतलब बुरा नहीं इन द सेंस, यहाँ पर ये है कि देख रेख अच्छे से नहीं कर सकता। एज लिमिट द मदर कस्टडी राइट टिपिकली एक्सटेंड अंटिल द चाइल्ड रीचेज अ सर्टेन एज। बॉयज एज 7 ईयर, गर्ल्स कस्टडी में भी एक्सटेंडेड टू पुबर्टी। पुबर्टी का मतलब यहाँ पे 12 13 साल से है। द एज लिमिट वेरी, स्कूल थोड़ जुडिशल एंड कुछ जोरिस्ट इसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से एज है वो ऊपर नीचे करते। लॉस ऑफ द कस्टडी ऑफ राइट, अ मदर में लूज द कस्टडी ऑफ राइट इफ सी रीमैरिज विथ अ मैन। यदि जो है औरत किसी दूसरे से शादी कर लेती है तो उस केस में क्या होगा, मुस्लिम वुमेन स्पेशली, उस केस में क्या होगा कि उसका जो राइट है कस्टडी का उस चाइल्ड का, वो जो है उससे इन्वेड हो जाएगा, यानी उससे छूट जाएगा और चला जाएगा उसके फादर से। ठीक है, अनफिट टू केयर द चाइल्ड, सी इज निग्लिजेंट हर ड्यूटीज। यदि वो उसके बाद वो इज अनफिट फॉर केयर द चाइल्ड, यदि वो चाइल्ड का केयर नहीं करती,
और चाइल्ड को रिलेटेड टू चाइल्ड से नहीं है, मैन जो रिलेट नहीं है चाइल्ड से, और निग्लिजेंट हर ड्यूटी, अपने ड्यूटी को निभाने में जो है ध्यान नहीं देती है, तो इन केसों में क्या होगा कि वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ फादर एज ए गार्जियन ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का गार्जियन होने के लिए फादर की क्या क्या ड्यूटीज हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या क्या उसके अधिकार हैं, आगे देखते हैं। तो मुस्लिम फादर में फादर का कंसिडर्ड एज द नेचुरल गार्जियन। जी हाँ, नेचुरल गार्जियन का मतलब है बायोलॉजिकल गार्जियन से, जिससे उसका जन्म हुआ। नेचुरल गार्जियन हैज ए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। बच्चे, एक फादर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उसकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को पाले बढ़ा करे, जब तक वो बच्चा जो है अपने संज्ञान तक नहीं हो जाता, यानी एट द एज ऑफ 18 तक नहीं हो जाता है, 18 साल का। इफ द मदर लूजेज हर राइट एंड कस्टडी, द फादर इज टिपिकली नेक्स्ट इन लाइन। यदि उसकी माँ, बच्चे की माँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी राइट कस्टडी से लूज कर देती है, यानी बच्चे को देख रेख से मना कर देती है या नहीं कर पा रही है, तो उस केस में पिता की जिम्मेदारी ये बनती है कि पिता देख रेख करे उस बच्चे की, और वही सबसे ज्यादा अल्टीमेट अल्टीमेट राइट है। इसका मतलब क्या है कि सारा जिम्मेदारी पिता पे चली जाएगी। इन द अब्सेंस ऑफ फादर एंड मदर, यदि जो है फादर मदर दोनों अब्सेंस हैं, उस केस में क्या होगा, ग्रांड फादर पर जाएगी। ग्रांड फादर का मतलब नानी नाना पे, यानी सॉरी दादी दादा पे चली जाएगी ये जिम्मेदारी कि उसके पालन पोषण करें। अब अगला है गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। अब कोई प्रॉपर्टी छूट गई है, जैसे कि मदर फादर से, मदर फादर की डेथ हो गई, या फिर मदर फादर जो है रिनाउंस हो गए हैं। रिनाउंस का मतलब यहाँ पर है कोई मस्जिद में जाकर अपना मौलवी मौलाना बन गए और छोड़ दिए ये नॉर्मल दुनिया को। तो जो भी प्रॉपर्टी उनसे छूटी हुई है, जैसे कि उनका खेत जमीन घर, उसमें मुस्लिम लॉ जो है क्या करता है, अपॉइंट करता है एज ए फादर फॉर अ प्राइमरी गार्जियन एज ए माइनर प्रॉपर्टी। छोटी मोटी प्रॉपर्टी के लिए फादर को माइनर गार्जियन के रूप में अपॉइंट करता है। फादर इज डिसीज्ड, यदि फादर की डेथ हो गई है तो उस, यार इनकैपेसिटेटेड है। इनकैपेसिटेट का मतलब यदि फादर की डेथ हो गई, या फिर फादर ऐसा है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेल नहीं सकता है, जैसे कि वो पागल हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है उसके साथ, बॉडी से इंजरी हो गई है, पैर हाथ टूट गए, तो उस केस में क्या होगा कि पैटर्नल ग्रैंडफादर को दी जाएगी। यानी पैटर्नल का मतलब यहाँ पे पिता के पिता को दी जाएगी इसकी कस्टडी, देख रेख करने की। ठीक है। कोर्ट अपॉइंटेड द गार्जियन इन द अब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड गार्जियन, यदि क्वालिफाइड गार्जियन नहीं है तो कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है गार्जियन को मैनेज करने के लिए चाइल्ड की प्रॉपर्टी को। और वो जो है अपने विवेक के अनुसार किसको अपॉइंट करना, वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा और कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ गार्जियन, गार्जियन कितने टाइप के होते हैं आगे देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। तो नेचुरल गार्जियन एक होता है, नेचुरल गार्जियन का मतलब है उसके पैटर्नल गार्जियन से, जैसे कि माता पिता एक नॉर्मल बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं। दूसरा है टेस्टामेट्री गार्जियन। टेस्टामेट्री का मतलब यहाँ पर है वसीयत दे दिया गया, या फिर कोई लिख के लिखित में दे दिया गया कि इसको हम गार्जियन बना रहे हैं, तो वो टेस्टामेट्री गार्जियन है। फादर हैज राइट टू अपॉइंट अ गार्जियन थ्रू अ विल, एक विल के थ्रू एक पिता, एक मतलब कि वसीयत के थ्रू एक पिता के पास अधिकार है वो अपने बच्चे का कोई गार्जियन तीसरा बंदे को बना सके। ठीक है। और अपनी प्रॉपर्टी अपने सिस्टम को उसे दे सके और वो उस बच्चे की देख रेख करे। ठीक है। मदर में आल्सो अपॉइंट द टेस्टामेट्री गार्जियन, मदर के पास भी ये राइट है, अगर फादर नहीं है तो मदर भी ऐसा राइट है उसके पास कि वो भी अपॉइंट कर सकती है। और कोर्ट में आल्सो अपॉइंट गार्जियन, कोर्ट हैव पावर टू अपॉइंट अ गार्जियन इन केस ऑफ वेयर नो नेचुरल टेस्टामेट्री गार्डियन इज अवेलेबल। जब नेचुरल या फिर टेस्टामेट्री या फिर वसीयतनामा से या फिर नेचुरल कोई गार्जियन अवेलेबल नहीं है, उस केस में क्या होगा कि फादर, सॉरी कोर्ट भी अलाउ कर सकता है कोई एक गार्जियन कि इसकी देख रेख करे, इसकी प्रॉपर्टी की देख रखे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्जियन, गार्जियन की क्या जिम्मेदारी है वो देखिए। गार्जियन की जिम्मेदारी ये है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल केयर ऑफ एजुकेशन एंड मोरल अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चे को बड़ा होने तक उसकी देख रेख करे, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करे, उसको जो है जो भी चीजें हैं फूड शेल्टर सिक्योरिटी यानी खाने पीने की व्यवस्था करे, ये सारी चीजें उस गार्जियन की जिम्मेदारी है। गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी, अब जो प्रॉपर्टी का गार्जियन बन रहा है, यानी जो जमीन जायदाद का गार्जियन बन रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट मैनेज द चाइल्ड प्रॉपर्टी प्रूडेंशियली, अवॉइड द वेस्ट ऑफ अनऑथराइज यूज। मतलब
चाइल्ड की प्रॉपर्टी जैसे खेत है उसकी, उसका घर है, या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी और भी है, फार्म हाउस वगैरह है, तो उसको जो है गार्जियन की जिम्मेदारी ये है कि उसका अनअथराइज यूज ना होने दे। अनअथराइज यूज का मतलब कोई तीसरा बंदा उसका फालतू का यूज ना करे, उस जगह को आके यूज करे बिना मतलब को, उस जगह को जो है कब्जे पे अपने पोजीशन में लेके और कुछ और भी काम कर ले वहां पर। तो अनअथराइज यूज ना होने दे और अवॉइड करे किसी तरह का कोई वेस्ट हो। ज्यादातर चीजें उसमें जो भी वैल्यूएबल चीजें निकाल सकता है वो निकालता रहे बार बार, जैसे कि खेत से खेती करता रहे, उससे बार बार जो है वैल्यूएबल फसल क्रॉप यील्ड करता रहे। और अगर जो है खेत के अलावा कोई प्रॉपर्टी है, जमीन जैसे कि रेंटल है, तो वहां से रेंट लेता रहे बराबर, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन जो गार्जियन है उसको ये नहीं दिया जाता अथॉरिटी कि वो जो है उसको सेल आउट कर सके यानी बेच सके। दे कैन नॉट सेल द मॉर्टगेज ऑफ द चाइल्ड प्रॉपर्टी, उस बच्चे की प्रॉपर्टी को सेल कर सके, इसकी कैपेसिटी नहीं दी जाती है उस गार्जियन को किसी भी परिस्थिति में। एक परिस्थिति छोड़कर कि बच्चा ही इमरजेंसी कंडीशन में आ गया तो उस कंडीशन में दी जा सकती है। रिमूवल ऑफ गार्जियन, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ गार्जियन। गार्जियन का रिमूवल कैसे हो सकता है? गार्जियन कैन बी रिमूव्ड बाय द कोर्ट इफ दे फाउंड मिस मैनेजिंग द चाइल्ड प्रॉपर्टी, नेग्लेक्टिंग द चाइल्ड वेलफेयर, फेलिंग टू फुलफिल देयर ड्यूटी। गार्जियन को रिमूव कर सकता है कोर्ट, किस किस कंडीशन में? एक कंडीशन ये है कि कोर्ट को लगता है कि वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है, बल्कि जो है उसका मिसयूज करा दे रहा है, अनऑथराइज यूज करा दे रहा है, तो उस केस में। दूसरा, निग्लेक्टिंग द चाइल्ड प्रॉपर्टी, चाइल्ड का वेलफेयर का ध्यान नहीं दे रहा, उस बच्चे की भलाई का ध्यान नहीं दे रहा, तो उस केस में। और फेलिंग टू फुलफिल देयर ड्यूटी, उसके बच्चे को जो ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी क्या क्या है उसका? फूड शेल्टर एंड सिक्योरिटी, खाना पीना रहना, और इसके अलावा जो है बच्चे का एजुकेशन, इन सारी चीजों का अगर ध्यान नहीं दे पा रहा तो उस केस में भी रिमूव कर सकता है उस गार्जियन को। आगे देखते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ गार्जियनशिप इन द राइट। ओवर द टाइम इन इंडियन कोर्ट broadened the interpretation of guardianship right, especially देख रहे हैं हम यहाँ पर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज पैरामाउंट, फॉर एग्जांपल अंडर द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890। 1890 में गार्जियन और वार्ड एक्ट बना था, जिसको कोर्ट प्रायोरिटी देता है कि चाइल्ड वेलफेयर एबव द स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड का वेलफेयर, उस बच्चे का वेलफेयर। यदि बच्चे का वेलफेयर नहीं हो रहा, बच्चे की भलाई नहीं हो रही है, तो उस केस में कस्टडी को छीना जा सकता है। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है 1890 में गार्जियनशिप एक्ट के। इवन इफ डाइवर्ज फ्रॉम द ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ। सैमरी में इस अभी तक हमने क्या सीखा उसमें देखेंगे। पहला तो एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट इज अ लीगल मैकेनिज्म अलाउइंग टू द फादर टू रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। ये एक्नॉलेजमेंट एक तरह का लीगल सिस्टम है, कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे को उसके पिता अलाउ करते हैं कि वो जो है उन्हीं का बच्चा है, और वो स्वीकार करते हैं इस मामले को, और स्वीकार करने के बाद उनपे बहुत सारे राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती हैं। राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बढ़ेंगी? पहला तो उसका देख रेख करना, बच्चे का, बच्चे के बड़े होने तक उसका जो है उसकी प्रॉपर्टी की देख रेख करना। और तीसरा है बच्चे को एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर गार्जियनशिप में क्या है? गार्जियनशिप कवर्स कस्टोडियल एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विथ फोकस द प्रोटेक्टिंग वेलफेयर ऑफ द माइनर चिल्ड्रन। का मतलब जब फादर मदर केस में होगा इन जनरल तो आप तो देखते ही हैं, जब फादर मदर रहते हैं तो उस केस में गार्जियनशिप का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तभी ये बात आती है कि मदर के पास गार्जियनशिप जाएगी या फादर के पास, उस केस में आता है। नहीं तो वैसे तो नॉर्मल चलता ही है कि किसको गार्जियनशिप लेना हो उसको पता ही होता है। गार्जियनशिप जब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब फादर मदर दोनों की डेथ हो जाए, उस केस में क्या होगा? गार्जियनशिप किसी थर्ड पर्सन को जाएगा, और वो थर्ड पर्सन जरूरी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को, बच्चे को, और साथ में बच्चे की भलाई को, इन सबको जो है अच्छे से देख सके, जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता है, यानी जवान नहीं हो जाता, 18 से ऊपर का उसका उम्र नहीं हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आगे देखते हैं इसी में। ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया ये सारा लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। ये दो टॉपिक रह गया था जिसको हमने समझाया अभी डिटेल में। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम लॉ का ये क्विक शॉर्ट नोट्स है, और ये जो है सीसीएस यूनिवर्सिटीज के लिए स्पेशली डिजाइंड सिलेबस है। लेकिन ये सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है, जो कि
किसी भी एक्सटर्नल एग्जाम, जो भी किसी भी यूनिवर्सिटीज का एक्सटर्नल एग्जाम हो, जहां पर मुस्लिम लॉ की बात आएगी, मुस्लिम लॉ का पूरा सिलेबस कवर है और आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। मात्र दो ही वीडियो है इसका, एक वीडियो इससे पहले का है जिसमें आपको 1 आवर 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको डिटेल्ड में पूरा लेक्चर दिया गया है कि पूरा कवर किया गया है जितना भी मुस्लिम लॉ में टॉपिक आते हैं। उसके अलावा जो टॉपिक रह गया था स्पेशली गार्जियनशिप का और एक्नॉलेजमेंट का, वो टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिया गया है। तो ये दोनों टॉपिक कवर होते हैं और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आपसे होप यही करेंगे कि आप जो है, यदि दोस्तों को समझ में आ रही है तो हेल्प करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोर्स करिकुलम कंसाइज मैटर मिलता रहे, कोर्स करिकुलम से जुड़ा हुआ कंसाइज मैटर मिलता रहे। धन्यवाद।